तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो क्लास जो 12th है ना, क्लास 10th लिखा गया है, क्लास 10th जो गोधली जो भाग 2 है, तो उसको हम देखने जा रहे थे। तो चैप्टर नंबर 6 को देख लिए थे। क्या था? तो बहादुर पाठ। राइटर कौन है? तो यानी कि अमरकांत जी हैं। तो जो बहादुर जो पाठ है, जो चैप्टर नंबर 6 है, तो उसके राइटर कौन है? तो अमरकांत जी हैं। तो इसमें जो पार्ट नंबर तो हम 1 को तो कंप्लीट कर लिए थे। तो बोलेंगे सर जो पार्ट नंबर 1 था तो उसको हम कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस क्लास में क्या देखेंगे? तो जो आज की जो क्लास है इसमें हम पार्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। तो यदि आप इससे पहले चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को क्रिएट करने में। चलिए कहाँ से देख लिए थे, वहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सब देख लिए थे? बोले कि हाँ। दिल जो है ना शब्द उड़ा दिए थे बहादुर के नाम से। ठीक, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग को देखना था। ठीक, परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसे ही उत्साहपूर्व वातावरण छाया रहा, जैसा कि प्रथम बार तोता, मैना या पीला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़कों घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? तुमने शेर देखा है? ऐसी बातें। उससे पहाड़ी गाने भी फरमाइश की जाती है। देखिए इसको क्या बोला जा रहा है कि परंतु जब बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला, जो उसका घर के नौकर आया था, उसकी वजह से कुछ दिन या कई दिनों तक जो हमारे घर में वैसे ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा, जैसा कि जो प्रथम बार तोता या मैना पालने पर पीला होता है। सवेरे सवेरे जो मोहल्ले के जो छोटे लड़के जो है ना, वह घर के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, उसको देखकर हंसते हुए बोलते हैं, क्या दे बोलते हैं कि तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? तुमने शेर को देखा है कभी? ऐसी बातें उससे यानी कि जो बोलते हैं, और उसको जो है पहाड़ी जो गाने की फरमाइश की जाती है। और जो बहादुर को कहते हैं कि तो पहाड़ी गाना गाओ। नेपाल के रहता है तो वहाँ सब गाया जाता है। मुझसे पूछ रहे थे। देखिए अब यहाँ से, ठीक, फरमाइश गाने के लिए लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियां करते थे बहादुर से। वह जितना उत्तर देता था उससे जो अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की भीड़ फीकर रहती थी। बोल रहे हैं कि जितना जो प्रश्न जो बोलता था ना, उत्तर भी देता था, तो उससे ज्यादा वह क्या था, तो वह हंसता था। उसको खाने और नाश्ते को बड़ी फिक्र रहती थी। सबको जो है ना खाने नाश्ते को बड़ी फिक्र। बहादुर जो था ना, वो देख था कि आप नहीं खाए हैं, आप नहीं खाए, सबको खाना खिलाता था। अब बहादुर को सब कोई खाना खिलाते थे। देखिए यहाँ से, ठीक, शुरू में तो जो नौकर आता है तो ऐसा ही होता है, बस बीच में क्या होता है देखते हैं। देखिए निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी। निर्मला जो है ना, वह अपने आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी कि बहादुर आकर नाश्ता कर लो। बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते हैं? मैं दूसरी औरत की तरह नहीं हूं जो नौकर चाकर को जलाती भूनती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं 100-150 महीनवारी उस भर बोले कि उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ तो उसको जरा भी होने नहीं देने चाहिए। एक नौकर कमीज तो उसी रोज लायत है। बोल रहे हैं कि एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे नौकर के लिए, और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सामने सारे काम करने लगा।
जो बहादुर जो है ना, अब बोल रहे हैं निर्मला आंगन में खड़े होकर, धीरे धीरे तो वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। मिनट भर में वह पेड़ की पुल्लई पर नजर आता था। निर्मला छाती पीटकर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरे आंगन पोंछता लगाता। इसको अपने भाषा में हम समझा देते हैं क्या आखिर इस पॉइंट में स्टेटमेंट में कहा गया है। निर्मला अपने एक जो घर होता है तो घर की आंगन होता है, तो हाँ, तो घर की आंगन में खड़ी हो जाती है और अपने अगल बगल जो पड़ोसी जो लोग होते हैं तो पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती है, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते हैं। मैं दूसरी औरत की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती है, मारती पीटती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि 100 से 150 महीनवारी यानी कि उसके मंथ पर भले ही खर्चा हो जाए पर हमें तकलीफ नहीं है। उसको जरा भी कोई तकलीफ नहीं है होना चाहिए बहादुर को, काम करने वाले नौकर को। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे। बोलती है निर्मला कि एक नेकर जो कमीज है ना बहादुर के लिए, हम उसी दिन लाए थे जिस दिन बहादुर आया था, और भी कपड़े जो बन रहे हैं बहादुर के लिए। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर बाहर नीम के पेड़ से दातून लाता था। निर्मला कह रही है, वह हाथ का सहारा लिए हुए बिना दूर तक तने पर दौड़ता हुआ चढ़ जाता था। अब मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता था। तो निर्मला छाती पीटकर कहती थी कि अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बुरा होगा। वह घर की साफ सफाई कर रहा था, कमरे में वह पोछा भी लगाया कर रहा था। अब ऐसे देखते हैं, देखिए जस्ट सेकंड बाबू। देखिए यहां से पोछा भी लगाता था, अंगीठी जलाता था, बोला कि अंगीठी जलाता था, चाय बनाता और पिलाता, दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मालता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता। बोले कि जो बहादुर वह रसोई घर में खाना बनाने के लिए भी जिद करता। पर निर्मला स्वयं खुद से सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रही थी। बोला कि उसकी उन दिन तबीयत ठीक नहीं रहती थी। किसको? तो निर्मला को। इसीलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, बोला कि वह कोई भी काम करता होता जो निर्मला करती थी तो समय होने पर वह हाथ फेरता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ अपने कमरे में जो है आ जाता था और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता था। जब मैं शाम को दफ्तर से आया, लेखक बोल रहे हैं कि जब मैं शाम ड्यूटी से हम आए, यानी कि दफ्तर का मतलब था ड्यूटी। तो जब मैं शाम को दफ्तर से आया तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। लेखक बोल रहे हैं कि जब मैं शाम को दफ्तर से घर आया तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अपने अनुभव को सुनाते थे। बाद में वह भी आता था, बोले कि बाद में बहादुर भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता
और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। बोल रहे हैं कि बाद में बहादुर भी आया। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर को झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट कर देता है। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी, भैया सिनेमा देखने गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था, गोया बहुत ही मजेदार बात कह दी हो। लगता है कि बहुत ही मजेदार बात कह दी हो, कह के हंसने लगा था। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी। उसकी जो हंसी थी ना, वह बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा करते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। इसको जो स्टेटमेंट को अपने भाषा में एक बार और समझा देते हैं। देखिए क्या है। तो जो बहादुर जब घर में आया था तो घर का सारी काम करने लगा था। घर में साफ सफाई, झाड़ू पोछा लगाता था। अंगीठी यानी कि जो होता लकड़ी उकड़ी, वह जलाता था और जलाकर चाय बनाता था, पिलाता था सबको। दोपहर में कपड़ा धोता था बहादुर और बर्तन मालता था। वह रसोई बनाने की भी जिद करता था, वह खाना बनाने को भी जिद करता था। पर निर्मला ने सेम सब्जी और रोटी बनाती थी। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। जो बहादुर था ना, उसको बहादुर को बहुत फिक्र रहती थी किस पर, निर्मला पर, कि खाई है या नहीं खाई है। तो बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी। किसको? तो निर्मला को। तो इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी, खा रही थी। तो बहादुर उसको कोई काम करते हुए देखकर बोलता था कि माताजी, मेहनत ना करो, तकलीफ बहुत बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता तो समय पर हाथ धोकर वह भालू की तरह दौड़ जाता। भालू की तरह दौड़कर अपने कमरे में आ जाता था और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता था। और जब मैं शाम के दफ्तर से अपने घर आया, लेखक बोल रहे हैं कि जब अपने शाम में दफ्तर से घर लौटा तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के सारे अनुभव सुनाते थे। बाद में वह बहादुर भी आता था। वह एक मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता था और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा था। वह कोई बहुत सी मामूली घटना का रिपोर्ट कर देता था। बाबूजी, बहन जी एक का सहेली आया था, या बाबूजी, भैया सिनेमा हॉल देखने गया था। इसके बाद बहादुर इसी तरह से हंसने लगा था कि समझो कि एक बहुत बड़ा बात कह दिया है, कि बहुत यानी कि मजेदार बात कह दिया हो। इसने इतना कहकर बहुत वो हंसता था। उसकी हंसी इतनी बड़ी कोमल और इतनी मीठी थी कि जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो, अलग हो गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा करते हुए भी मैंने जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। ऐसे लेखक बोल रहे हैं। अब यहां से देखिए, निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? क्यों नहीं? नहीं क्यों? निर्मला कभी कभी उससे अपने एक प्रश्न पूछ देती थी कि बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं क्यों? वह बोलता था बहादुर कि नहीं। तो पूछती थी निर्मला, क्यों? वह मारता क्यों था? अपनी माँ को बोलता कि वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात है। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर रह जाता है। बोले कि जो माँ बाप का जो कर्ज है ना, वह जन्म भर यानी कि भरा रहता है। वह और भी हंसता था। बहादुर और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। निर्मला उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी बिछाने के लिए। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट
पर अपना बिस्तर बिछाता था, यानी कि बसकट पर। वह बिस्तर पर बैठ जाता था और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता था, जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। अब यहाँ से देखिए, इसको हम अपना भाषा में समझा देते हैं। ठीक। निर्मला कभी कभी बहादुर से प्रश्न भी पूछती थी कि बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? तो बहादुर बोलता है नहीं। तो निर्मला बोलती है क्यों, कारण क्या है? तो बोलता है बहादुर कि जो माँ मेरी है ना, वो बहुत मुझे मारती थी। इतना कहकर बहादुर खूब हंसने लगता है, जैसे मार खाना समझो कि खुशी की बात है। तब तुम अपना पैसा जो है ना, और माँ के पास कैसे कहते हो कि भेज दो? बहादुर को निर्मला कहती है कि तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। और बोले कि हाँ, वह और भी हंसता था। इतना कहती थी बहादुर, ये जो निर्मला, तो बहादुर और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी बिछाने के लिए। घर से एक चादर भी और लाया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसकट, यानी कि बक्सा था, उस पर अपना बिस्तर को बिछा लेता था बहादुर। वह बिस्तरे पर बैठ जाता था और अपनी जेब से कपड़ा, यानी कि अपने जेब की कपड़े से एक गोल सी टोपी जो निकालकर पहन लेता था, जो बाईं ओर काफी झुकी हुई रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर बिस्तरे पर सज जाती थी। यहां से देखिए, यहां से सज जाती थी। ठीक। कुछ गोलियां, पुरानी ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता, वह गाना गाने लगता था। वह धीरे धीरे क्या था, तो धीरे धीरे जो ना वह गुनगुनाने लगता था। देखिए यहां से, उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ ही नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती है, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने ही किसी बिछुड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसात था। बोल रहे हैं कि जो कुछ गोलियां भी लाया था, पुराने ताश की गड्डी था, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़ों भी लाया था बहादुर खेलने के लिए, ब्लेड भी लाया था, कागज की वह नावें बनाया कर रहा था। वह कुछ देर तक उनसे खेलता फिरता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगा था। समझी कि वह पहाड़ी गानों का अर्थ, वह गाना गाया करता था। तो निर्मला बोलती है कि उन पहाड़ी जो गाना का जो अर्थ हम तो समझ ही नहीं पाते थे, पर उसकी जो मीठी उदासी सारे घर में बात फैली हुई थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपनी किसी बिछुड़े हुए साथी को बुला रहे हैं। पहाड़ में कोई अगर साथी खो गया है तो समझिए कि उसको बुला रहा है, वो ऐसा गाना गाता था। दिन मजे मजे में बीतने लगे। अब बरसात का भी समय आ गया था, पानी रुकता था और बरसात था। अब यहां से देखिए, बोले को बहुत, लेकिन हाँ, पानी रुकता था, बहुत ऊंचा महसूस करने लगा। बोले कि बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था बहादुर। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा।
निर्मला बोल रही है कि मोहल्ले के लोगों को पहले से भी अब बेकार समझने लगा हूं। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। मैं किसी से सीधे मुंह से बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चे को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था कि जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर के स्वांग की तरह नौकर रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे दी आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है। पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। ठीक बोल रहे हैं। जो बहादुर था ना, अपने को ऊंचा महसूस करने लगा था, परंतु परिवार और संबंधियों के बड़पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व है। क्या था तब? मुझे परिवार की जो शान बान पर बहुत गर्व रहा था। देखिए यहाँ से, अब मैं मोहल्लों के लोगों को पहले से भी तुच्छ यानी कि बेकार समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, यानी कि बहादुर जो निर्मला है तो उनको बोल रही है, किसी की ओर जो है ठीक से देखता भी नहीं थी। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट देते थे। कुछ अगर हल्का सा भी गलती किया तो उसको डांट देते थे। कि तो निर्मला कई बार पड़ोसियों को सुना चुकी थी कि जिसके पास कलेजा है ना वही आजकल नौकर रख सकता है। घर के स्वांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे दी आई थी। आधी तनख्वाह तो मैं नौकर पर ही खर्च कर रहा हूं। पर पैसा रुपया किस लिए कमाया जाता है? बोल रहे हैं कि पैसा रुपया किस लिए कमाया जाता है? वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए तो दुनिया के कोई कोने से नौकर को खोज के जरूर लाऊंगा। निर्मला के यानी कि पति बोलने थे इसे। ठीक, अब ऐसे देखते हैं। निसंदेह बोल रहे हैं क्या है तो निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमकता धमकता था, सफेद था। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधार आ गई। अब कोई एक खर भी न टकसता था। किसी को मामूली कामों करना होता तो वह बहादुर को आवाज देता था, बहादुर एक गिलास पानी लाओ, बहादुर पेंसिल नीचे गिर गई है उठाना जरा। इसी तरह से फरमाइश करते थे लोग। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था। सभी रातों में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे पहले ना उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रोब-दाब से रहने का कायल करता था और उसने बहादुर को अपने बड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगानी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री यानी आयरन होना चाहिए। और रात में सोते समय वह नृत्य यानी कि बहादुर से अपने शरीर की मालिश कर रहा था। कौन? तो यानी कि लेखक के बड़े बेटा, उसका क्या नाम था? तो किशोर। ठीक, मुकी भी लगवाता था। पर इतनी सारी फरमाइश की पूर्ति जो है ना, इतनी सारी जो फरमाइश की पूर्ति, कभी कभी कोई अगर गड़बड़ी हुई ना, बोले कभी कभी कोई अगर गड़बड़ी हो जाती थी तो ऐसा होता था कि किशोर गर्जन तर्जन करने लगा था बहादुर पर। उसके वोरे वोरे गाले दे जाता था और उसको पर हाथ छोड़ देता था। कौन? तो यानी कि किशोर। मार खाकर बहादुर कोने में खड़ा हो जाता था। चुपचाप देख बे, किशोर चेतावनी दे रहा है, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। ठीक, इसको अपने भाषा में समझा देते हैं हम। देखिए, निसंदेह होकर बहादुर की वजह से अब सबको घर में सुख और आराम मिलने लगा था। क्यों? क्योंकि घर का सारा काम अब बढ़िया से करने लगा था बहादुर। घर जो है ना खूब साफ और चिकना रहता था।
कपड़े जो है ना सबके चमाचम सफ़ेद हो जाते थे, चमकते धमकते थे। निर्मला की जो तबीयत था उसमें कुछ सुधार आ गई थी। अब कोई अगर एक बोला है कि अब कोई एक खर भी टकसता न था, कोई काम करने के लिए कोई का मन भी नहीं कर रहा था। किसी को अगर मामूली से मामूली अगर काम करना होता था ना, तो बहादुर को आवाज़ देता था, बहादुर एक गिलास पानी ला लाओ, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना जरा। इसी तरह से फरमाइश किया करते थे लोग, घर के लोग। बहादुर घर में फिरकी की तरह वह नाचता रहता था। सभी रातों में सभी जो घर के जो आदमी थे सभी रात से पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे 9 बजे से पहले उठते नहीं थे। बोला जा रहा है कि मेरा लड़का किशोर काफी शान और शौकत और रोब-दाब से रहने का कायल था। यानी कि बहादुर को रहने के लिए क्या था कि रोब-दाब से उस पर डांट झगड़ा लगा था। उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिया था। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी ही चाहिए तो चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज उसी के कपड़ों की धुलाई साफा और उस पर आयरन होना चाहिए, ऐसा किशोर कहता था। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर को मालिश करवाता था और मुक्की भी लगवाता था। पर इतना सारे फरमाइश की पूर्ति अगर कभी कभी कोई अगर गड़बड़ी हो जाता था तो बहादुर पर जोर तोड़ से चिल्लाता था। बहादुर पर जो है ना वह जोर तोड़ से अक्सर चिल्लाया करता था। ठीक, किशोर गजन दर्दन से बोलता था और उसको बेकार बेकार गालियां दिए करता था, उस पर हाथ छोड़ता था। मार खाकर बहादुर एक कोना में खड़ा हो जाता था। चुपचाप देखा बे, किशोर चेतावनी देता है, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तुम्हारे मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला काम चोर करता है क्या, खाता है खाली। इतना बोलता है कि इतना किशोर बोलता है जो लेखक के बड़े बेटा है। तो यहाँ जो है ना इतना ही हम देखते हैं। इतना के बाद हम नेक्स्ट क्लास में इतना करेंगे। तो समझिए कि पार्ट नंबर जो क्या है, तो पार्ट नंबर हम समझ यहाँ लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर जो है ना 2 आपको यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 3 को हम नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे। ठीक, पार्ट नंबर 3 जो है ना देखना स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो यदि आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको पीडीएफ जो टेलीग्राम पर हम आपको डाल देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ आपके लिए एक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को क्रिएट करने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।